जब फिलिस्तीन पर इजराइल हमला कर रहा था, मैं तब से कह रहा था कि फिलिस्तीन को आज़ादी मिलेगी और बड़ी जीत मिलेगी। तमाम भक्त मुझे कहते थे कि व्यूज़ के लिए वीडियो बना रहे हो। मैं उनको सच बताता था। जिनको भी इंटरनेशनल रिलेशनशिप की थोड़ी सी जानकारी है, जिनको भी दुनिया के रिश्तों की जानकारी है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की जानकारी है, इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स की जानकारी, उन सबको पता था कि फिलिस्तीन एक किसानों का देश है। आप उस पर हमला कर सकते हैं, मार सकते हैं, लेकिन उसको खत्म नहीं कर सकते हैं। और हमास फिर से वही जिंदा हो गया है जो वहाँ का लड़ाका है। लेबनान के लड़ाका हिजबुल्लाह जिंदा हो गया है, हमास जिंदा हो गया, और हुती यमन का लड़ाका फिर से लगातार इजराइल पर हमला कर रहा है। और सोचिए, उसी समय सबको पता था, मुझे भी पता था, हम लोग ये जानते थे कि ईरान भले इस युद्ध में खुलकर सामने नहीं है, लेकिन हथियारों की सप्लाई और लॉजिस्टिक सपोर्ट ईरान कर रहा है। नतीजा, पिछली बार भी ईरान पर लगभग 7 दिनों का हमला हुआ था, जिसमें अमेरिका भी शामिल था और इजराइल भी शामिल था। उस समय भी हमने कहा था कि ईरान को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, और ये आज हो गया। 40 दिनों के युद्ध में दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। सोचिए, ईरान ने क्या जीत दर्ज की है, क्या समझौता किया उसने, और इस शर्त पर कि अगर दोबारा हमला किया तो मेरे साथ चीन खड़ा रहेगा। यह समझौता जो है वो चीन के कहने पर हुआ है। यूनाइटेड नेशंस में बहरीन ने एक प्रस्ताव लाया था कि होर्मुज स्ट्रीट को खोला जाए। रूस और चीन ने उस पर वीटो कर दिया, जबकि पाकिस्तान एब्स्टेन था। मतलब है कि पाकिस्तान उस समय भी ईरान के साथ गद्दारी कर रहा था। पाकिस्तान ईरान का सगा नहीं रहा। दुनिया को पता है कि असीम मुनीर वहां जाके बिरयानी खाते हैं। ईरान के लिए अगर किसी ने बोला दिल खोलकर, तो वो भारत के मुसलमान थे। पाकिस्तान में मुसलमानों ने जब युद्ध के पहले दिन अमेरिकी दूतावास का घेराव किया, इजराइल दूतावास का घेराव किया था, तब गोलियां चली थी और 10 से 15 युवा मारे गए थे। लेकिन भारत में रोज भारत के मुसलमानों ने और तमाम अमन पसंद लोगों ने रोज धरना दिया, रोज प्रोटेस्ट किया, सोशल मीडिया पर लिखा, और तमाम चैनलों ने, और ये बात ईरान को पता है। और तभी ईरान ने कहा था कि भारत के लोगों ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ बोला है और हमें युद्ध में कम से कम नैतिक समर्थन किया, इसलिए हम होर्मुज स्ट्रीट से जहाज जाने दे रहे हैं भारत का। मैं फिर कह रहा हूं, हो सकता है कि इस समझौते में, चूंकि पेजेस्कियन ने, जो ईरान के राष्ट्रपति, उन्होंने एक चिट्ठी दी है, लेकिन इस समझौते के पीछे असली जो मास्टरमाइंड है वो चीन है। चीन ने कहा है कि इस बार आप समझौता कर लो, अगली बार अगर अमेरिका ने कोई विश्वासघात किया तो हम सीधे सीधे आपके साथ युद्ध में रहेंगे। लेकिन समझ लीजिए, इस सीज फायर का मतलब ये नहीं है कि इजराइल बच गया। इस सीज फायर का मतलब ये नहीं है कि अब इजराइल को लोग छोड़ देंगे। जो ईरान ने कहा था, जो खामनेई ने कहा था कि हम नक्शे से गायब कर देंगे इजराइल को, वो होने जा रहा है। इस युद्ध से अमेरिका बचा है। ईरान नहीं चाहता था कि उसके पास भी मैसिव नुकसान हो, क्योंकि अमेरिका के पास अभी भी स्पिरिट 2 बम्बर 25 हैं, 2-3 इसमें मरे हैं, लेकिन अभी भी 25 है। वो हो सकता था बमबारी कर सकता था। लेकिन यह भी सच है कि ईरान की वायु रक्षा प्रणाली उतनी ही मजबूत थी, जो भी विमान आता वो मारा जाता। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सत्ता, अपनी गद्दी बचाने के लिए यह समझौता किया है। पाकिस्तान की भूमिका इसमें पोस्टमैन के बराबर है, लेकिन हां, उसने लीड ली है और उसको इसके बदले में सस्ता तेल तो मिलता रहेगा। होर्मुज स्ट्रीट से जो शिप जाएंगे पाकिस्तान के, मानना पड़ेगा कि असीम मुनीर और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने नजाकत का फायदा उठाया है, मौके का फायदा उठाया है, और अब उसे $2 मिलियन पर शिप नहीं देना पड़ेगा। लेकिन ईरान जानता है कि पाकिस्तान अमेरिका का सगा है। लेकिन अगर आप बात इस समझौते की करें तो सोचिए ईरान को क्या क्या मिला है इस समझौते से। ईरान अब अपना जो एटमी हथियार का प्रोग्राम है उसको जारी रखेगा। ईरान पर अब कोई प्रतिबंध नहीं होगा। 45 साल जब प्रतिबंध था कि दुनिया के देश उससे तेल नहीं खरीद सकते हैं, वो पूरी तरह से हट गया है। दुनिया का 40% तेल और गैस ईरान के पास है। अब वो मालामाल होगा। वो अकेले दुनिया को इतना गैस और तेल दे सकता है कि वो अमीर हो जाएगा। साथ ही होर्मुज स्ट्रीट और अल मंदेब पर उसका दावा मजबूत हुआ है और वो जिस शिप से चाहे पैसे लेगा।
जिस देश ने अमेरिका को युद्ध हरा दिया है उससे कोई देश क्या मनमानी करेगा। लेकिन कहा जाता है कि इस्लाम को मानने वाला देश है, उसके प्राथमिकता में तिजारत कम और इंसानियत ज़्यादा है, इसलिए वो उन देशों से तो बिल्कुल पैसे चार्ज नहीं करेगा जो अमेरिका और इजराइल के इस युद्ध में मददगार नहीं है रहे हैं। अमेरिका वाले को तो बख्श भी देगा वो, लेकिन जो इजराइल के मददगार रहे हैं उनको शायद ही वो बख्शे। वहीं इजराइल को लगातार इजराइल पर हमले होंगे। अब सवाल है कि बेंजामिन नेतन्याहू का क्या होगा। 50 लाख इजरायलियों को बंकर में रहना पड़ रहा है अभी भी। सोचिए, खाड़ी देशों से अमेरिकी ठिकाने खत्म हो गए, तेल डॉलर वाला कारोबार चौपट हो गया और एक एक रुपए की भरपाई अमेरिका और इजराइल को करना पड़ेगा इस युद्ध में जो नुकसान हुआ है। ईरान ने बता दिया कि वो चौथी बड़ी शक्ति है अब कम से कम दुनिया में, और खाड़ी देशों में, इस्लामिक देशों में, ओपेक कंट्री में, मिडिल ईस्ट में अब उसका दबदबा है, उसकी तूती बोलेगी और वो तय करेगा कि दुनिया में तेल का व्यापार और गैस का व्यापार कैसे चलेगा। तो लेकिन ईरान के बारे में एक बात कहा जाता है कि उसके फैसले में इंसानियत सबसे पहली अहमियत होती है, तिजारत बाद में। इसलिए दुनिया के देश आश्वस्त हैं कि ईरान कोई इस तरह का काम नहीं करेगा जिससे दुनिया में गलत मैसेज आए। लेकिन सोचिए, इस 39वें दिन में युद्ध खत्म हो गया। 28 फरवरी को शुरू हुआ था और ये युद्ध 7 तारीख की रात में खत्म हो गया। लेकिन सोचिए इस दौरान भक्तों का क्या होगा जो ट्रंप और बेंजामिन की आरती उतारते थे। नेशनल दस्तक में लगातार आपको रोज 2-3 वीडियो बना रहा था। मैं आपको दुनिया के सबसे बड़े युद्ध का एक एक मिनट का अपडेट दे रहा था। यह युद्ध अलग मायने में कई तरह से लड़ा गया। यह सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया का सबसे भयानक युद्ध था। इस युद्ध ने कई मिथक तोड़ दिए हैं। अब इस दुनिया में कोई भी फाइटर प्लेन से युद्ध नहीं होगा। अब इस दुनिया में कोई भी युद्ध अभी कम से कम युद्धपोत से नहीं होगा, फाइटर प्लेन से नहीं होगा। अब सिर्फ ड्रोन और मिसाइल से होगा। ड्रोन इसलिए होगा क्योंकि वो फाइटर प्लेन की जगह लेगा जिसमें मैक्सिमम विस्फोटक हो, और साथ ही मिसाइल्स जिसके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ज्यादा होगा वो दुनिया के किसी देश में बैठ के अपने देश के पहाड़ की कंदराओं से हमला कर सकता है। अब जिन देशों में पहाड़ है वहां जमीन के अंदर टनल बनेंगे और वहीं पर मिसाइलों को डेवलप किया जाएगा। और अब इसके बाद दुनिया के शायद ही किसी देश पर अमेरिका हिमाकत करे हमला करने की। तो सोचिए, इस ईरान ने पूरी दुनिया को सोचने का तरीका बदल दिया है। अब अमेरिका का युद्धपोत नहीं बिकेगा, किसी भी देश का फाइटर प्लेन की कोई वैल्यू नहीं है। अब सिर्फ जहाज बिकेंगे ट्रैवलिंग के लिए। फाइटर जेट की कोई अहमियत नहीं है। 1600 करोड़ 1700 करोड़ में जो ये जेट बिकते थे इसकी कोई अहमियत नहीं है। अब सारा काम मिसाइल के जरिए होगा और सस्ते ड्रोन और सस्ते मिसाइल जो हैं उसकी मार्केटिंग बढ़ेगी। तो हथियार के बाजार पर जो अमेरिका की बादशाहत थी वो खत्म हो गई है। साथ ही डॉलर में जो तेल का कारोबार होता था वो खत्म हो गया है और वैसे ही अमेरिका जो है वो दूसरे नंबर की इकॉनमी हो गया है। तो अमेरिका को इतना बड़ा झटका लगा है जिससे उभरने में उसको कम से कम 10 साल से ज्यादा लगेंगे। उसका जो मेन कारोबार था पेट्रो डॉलर बिजनेस, दुनिया में जहां भी तेल का कारोबार होता था डॉलर में पेमेंट होता था, उसको फायदा मिलता था। तो ये अमेरिका को दूसरा सबसे बड़ा नुकसान है। एक तो हथियारों का उसका जो कारोबार था वो ध्वस्त हो गया है, चौपट हो गया है। पेट्रो डॉलर कारोबार बर्बाद हो गया है और साथ ही वो तमाम देश अब राहत की सांस ले रहे होंगे जिनको गाहे बगाहे अमेरिका धमकी देता था। ग्रीनलैंड कब्जा कर लेंगे, क्यूबा कब्जा कर लेंगे, इसको कर लेंगे, उसको कर लेंगे, 50% टैरिफ लगा देंगे। अब दुनिया के सामने डोनाल्ड ट्रंप अपना चेहरा नहीं दिखा सकता है। सच कहिए तो वो भाषा मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं, लेकिन इंटरनेशनली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईरान ने अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के चेहरे पर कालिख पोत दिया है और उनके वो तमाम पिछलग्गू दोस्त भी जो हैं अब संभल गए होंगे और संभल के बोलेंगे। तो ईरान ने पूरी दुनिया को फिर से एक फ्रीडम फ्री कंट्री बना दिया है। हर देश अपनी संप्रभुता की रक्षा कर पाएगा और अब दुनिया पर किसी का डिक्टेटरशिप नहीं चलेगा। वही समझौते के तहत ईरान ने साफ कहा है कि हम पर कोई बंदिशें नहीं रहेगी, मैं आज़ाद मुल्क हूं और आज़ाद ही रहूंगा, और हो चुका है। लेकिन अब सवाल है कि इजराइल को कौन बचाएगा। इजराइल पर लेबनान का हमला है,
हमास का हमला है, हुती का हमला है। मान लीजिए 1 मिनट के लिए कि ईरान सीधे सीधे मिसाइल नहीं गिराएगा, लेकिन अब ईरान इजराइल को कौन बचाएगा? तो जो ईरान ने कहा था कि अगर हम पर हमला हुआ तो इजराइल नक्शे से गायब होगा, वो होता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है दुनिया में अमन चैन बढ़ेगा, दोस्ती बढ़ेगी, भाईचारा बढ़ेगा, और तमाम देशों में जो फंडामेंटलिस्ट घोर दक्षिणपंथी जो सत्ता में आ गए थे, चाहे वो ट्रंप हो, चाहे मेलोनी हो, चाहे बेंजामिन नेतन्याहू हो, ऐसे लोगों का अहंकार चूर चूर हो गया है। तो इस युद्ध के बाद डेमोक्रेसी भी मजबूत होगी, क्योंकि जो लोग डेमोक्रेसी के नाम पर सत्ता में आकर अहंकार पाले हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरह, उनको भी झटका लगेगा। तो ये ईरान ने पूरी दुनिया को एक बड़ा लेसन सिखाया है कि पढ़ाई लिखाई और ज्ञान विज्ञान के दम पर आप दुनिया के किसी भी देश से लड़ाई लड़ सकते हैं। तो ये जीत ईरान की है, ये जीत इंसानियत की है, और दुनिया को एक मैसेज गया है कि कोई भी देश किसी देश को कमजोर न समझे। ये एक अद्भुत युद्ध था, 21वीं सेंचुरी का युद्ध था, तकनीक का युद्ध था, और इस युद्ध में सबसे बड़ी जो बात सामने निकल कर आई है कि वही देश अब आगे रहेगा जिसके पास सैटेलाइट होगा, मैक्सिमम सैटेलाइट होगा और रियल टाइम लोकेशन होगा, वही अपने टारगेट को अचीव कर सकता है। तो फाइटर प्लेन का जमाना गया, महंगे हथियार का जमाना गया, अब मिसाइल्स और ड्रोन्स का जमाना है, और साथ ही रियल टाइम टारगेट लोकेशन मैप, जिसके पास जितना ज्यादा सैटेलाइट वो उतना मजबूत देश। अमेरिका को दुनिया लानत भेज रही है और ईरान को दुनिया बधाई दे रही है कि तमाम बंदिशों से निकलने का मुबारक दे रही है। वहीं इजराइल, देखते जाइए इजराइल का क्या होगा। हमास, फिलिस्तीन पूरी तरह से आज़ाद होगा, खाड़ी देशों से अमेरिकी अड्डे जाएंगे, इराक आज़ाद होगा, सीरिया आज़ाद होगा, अमेरिका को अपना बोरिया बिस्तर समेटना पड़ेगा। और सोचिए इजराइल का तो वो हश्र होगा जो उसने फिलिस्तीन का किया था, क्योंकि हमास, हिजबुल्लाह और हुती के लड़ाके लगातार ईरान के आगे पीछे रहकर इन पर हमला करेंगे। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।